नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञानेश कुमार की मंशा और जो मोदी जी की मंशा है वो साफ दिख रही है, किस तरीके से बिहार में धांधली की, उसके पहले कई राज्यों में धांधली किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या मोदी जी और ज्ञानेश कुमार वो धांधलेबाज़ी कर पाएँगे? क्योंकि हर मोड़ पर ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को चुनौती देती हुई खड़ी हो रही हैं। आज ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर हाल के 2 मुद्दों पर उनसे तुरंत दखल देने की मांग की। उन्होंने पत्र में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश का जिक्र किया है कि वो एसआईआर या अन्य चुनावी संबंधी कार्यों के लिए संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्त ना करें। यानी कि वो आउटसोर्स करने का जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं, तो उस चिट्ठी को प्लीज़ प्ले आउट करिएगा और उसको फुल स्क्रीन में दिखाइएगा। ममता बनर्जी ने लिखा है कि शेयरिंग हियर विथ माय टुडेज़ लेटर टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकुलेटिंग माय सीरियस कंसर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 लेटेस्ट एंड डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स। अब इस चिट्ठी में और क्या लिखा है उन्होंने, ये मैं आपको बता देती हूँ, आप चिट्ठी दिखाते जाइएगा। और उन्होंने ये कहा कि एक्स पर उन्होंने साझा किए गए पत्र में मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया कि ये मामले एक राजनीतिक दल की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं। पत्र में उन्होंने लिखा, हाल ही में ये बात प्रकाश में आई है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि वे एसआईआर से संबंधित या अन्य चुनाव संबंधी डेटा कार्यों के लिए संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों और बांग्ला सहायता केंद्रों के कर्मचारियों को नियुक्त ना करे। यानी कि प्लान ये था कि बाहर से आउटसोर्स करे हुए लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का काम करेंगे, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है। उस पत्र में ये भी लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें, उस चिट्ठी को दिखाइएगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि इसके साथ ही सीओ कार्यालय ने 1 वर्ष की अवधि के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटरों और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नियुक्ति के प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि एक ही काम को पूरे 1 साल के लिए बाहरी एजेंसी से कराने की क्या जरूरत है, जबकि जिला कार्यालयों में पहले से ही ऐसे कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम पेशेवर मौजूद हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से क्षेत्रीय कार्यालय हमेशा आवश्यकता अनुसार अपने स्वयं के संविदात्मक डेटा एंट्री कर्मियों को नियुक्त करते करते रहे हैं। यदि तत्काल आवश्यकता हो तो जिला कार्यालय अधिकारी स्वयं ऐसी नियुक्ति करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। बैनर्जी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि सीईओ कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से यह भूमिका क्यों निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी पत्र में लिखा और मैं इसको फिर पढ़ रही हूँ, कोट कर रही हूँ, उस चिट्ठी को दिखाइएगा सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं। क्या ये कवायद किसी राजनीतिक दल के इशारे पर निहित स्वार्थों को की पूर्ति के लिए की जा रही है? इस आरएफपी का समय और तरीका निश्चित रूप से जायज संदेह पैदा करता है। मुख्यमंत्री ने निजी आवासीय परिसरों के अंदर मतदान केंद्र स्थापित करने के कथित प्रस्ताव पर भी आपत्ति जताई और दावा किया कि ऐसे स्थान निष्पक्षता से समझौता करते हैं, स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करते हैं तथा निवासियों और आम जनता के बीच भेदभावपूर्ण अंतर पैदा करते हैं। उन्होंने दावा किया कि सुगमता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्र हमेशा सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों में स्थापित किए जाते हैं। बैनर्जी ने यह भी कहा कि अगर आखिर ऐसा कदम उठाने पर विचार क्यों किया जा रहा है? क्या यह किसी राजनीतिक दल के दबाव में अपने पक्षपातपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? निर्वाचन आयोग की गरिमा और विश्वसनीयता किसी भी परिस्थिति में दोष मुक्त रहने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इन मुद्दों की अत्यंत गंभीरता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच करें। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट प्यारेलाल गर्ग जी हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और ये साफ इससे झलकता है कि ममता बनर्जी को कुछ न कुछ संदेह है कि इस तरीके से ये जो डेटा एंट्री 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में क्यों लाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी क्या इसको रेजिस्ट कर पाएँगी?
देखिए नीलू जी, ममता बनर्जी तो कर ही पाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे क्योंकि उनका तो दारोमदार ही ये चोनते है। अगर चुनाव में चोरी होती है, जो गणेश कुमार और बीजेपी, मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है, कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो ममता दीदी ने केंद्रित भी की है, आपने भी अपने वक्तव्य में जो इनको बता रहे थे उसमें की है, लेकिन उसका एक और है यहाँ। ये ये जो चुनाव योग है, जब से ये बीजेपी एनडीए पावर में आई है, तब से ये नई नई बातें करता है, हर चीज को प्राइवेटाइज कर रहा है। पहले इन्होंने पैसा और इकोनॉमी को, सबसे पहले इन्होंने जो प्राइवेटाइज किया, बीएलई, ब्लॉक लेवल असिस्टेंट, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला पॉलिटिकल पार्टियों को क्या राइट है कि वो अपना वोट बनवाएं, ऐसे किसी का ना बना हो, कोई हो, ऐतराज तो जताएं, लेकिन वो वोट बनवा रहे हैं। उसमें सबको मालूम है कि आरएसएस के तो बहुत ज्यादा वॉलंटियर हैं। सो इन्होंने पहले बीएलए की बात की, फिर इन्होंने जीविका दीदी, वो जीविका दीदी तो है 90,000। जो पोलिंग एजेंट है, बिहार में अभी चुनाव हुआ, उसने 67,902 है। फर्स्ट फेज में 67,902 पोलिंग एजेंट हैं। जीविका दीदी 90,000 है, और 90,000 तो बीजेपी का ही है, वो इनका ही सरकारी तंत्र से जो भी है। तो ये क्या कर रहे हैं, हर बात को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। एक तो बात ये है, प्राइवेटाइज करने के साथ साथ कारपोरेटाइज कर रहे हैं। अभी मेरे को ये मालूम नहीं है कि खदशा है, मालूम नहीं है कि खदशा है कि कहीं ना कहीं ये रिजल्ट को ही आउटसोर्स ना कर दें, क्या भाई रिजल्ट खुद ही बना दो। सो ये जो ममता दीदी ने जो कहा है, रजिस्टर का सवाल तो मैंने आपको बता दिया, करेगी वो और कर पाएगी। उसका कारण क्या है कि उसके पास भी तो ऑफिसर है, उसके पास भी तो कैडर है, वो ऐसे सो ही नहीं पाती। लेकिन इसमें बड़ी बात जो उन्होंने उठाई भी है, जो है भी, एक तो हम ना पंजाबी में बोलते थे कुत्तों वाले सरदार, जिसके घर में कुत्ते होते हैं, बड़ा गेट लगा होता है, उस पे तो कॉमन मैन जा ही नहीं सकता उसके अंदर। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में कौन जाएगा वोट के लिए, वोट बना, क्योंकि इन्होंने तो बैठ जाना है। आपने राजस्थान का शायद आपने दिखा था, वो एक वीडियो हम देख ही रहे थे कि वो बैठी है बीएलओ, उसको तो कितने लोग बात कर रहे हैं, तो वो अब सुन नहीं रही, जवाब नहीं दे रही। एक साधारण बीएलओ जवाब नहीं दे रही, तो बड़ा कंपनी वाला कहाँ जवाब देगा? कंपनी वाला तो उसको अंदर ही नहीं घुसने देगा। उस बिल्डिंग में तो सिक्योरिटी होती है, वहां तो अंदर जा ही नहीं सकता। पहले ये आचार संहिता का गणेश कुमार को जो हुक्म है उसका उल्लंघन है, क्योंकि जहां से वोट बननी है, जिसके पास बननी है, जब उस पर पूरी ऐसी सिक्योरिटी नहीं हो सकती कि किसी प्राइवेट का सब कुछ हो कि कोई उसमें एंटर ना कर पाए, कोई घुस ना पाए कि ये मेरी वोट बनी है नहीं बनी है, उसके 100 क्वेरी करें। हु इज ए प्राइवेट एजेंसी? व्हाट राइट दे हैव टू? हमने जहां देखा है, एक यूनिवर्सिटी ने किसी प्राइवेट को कंप्यूटर सेंटर दे दिया, वहां से तो एंट्री नहीं करने देते थे। यूनिवर्सिटी बोलती है हमारा कंप्यूटर सेंटर है, एंटर वो करने नहीं देते लोगों को। मैंने लड़के भेजे कि पता करो कैसे क्या बात है। सो इस रूप में जब हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियों को दिया है, ये असूलन गलत है। नियम के रूप से, इन प्रिंसिपल, डॉक्टर इट इज साहब यहाँ से रॉन्ग। एक सवाल और भी खड़ा होता है कि अभी जैसे बिहार में जब चुनाव थे तो बिहार में क्योंकि एनडीए की सरकार है तो वहां के मुख्यमंत्री ने ये सवाल नहीं खड़ा किया। बीजेपी के जो राज्य हैं जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सब जगह वहां पर बीजेपी की सरकार थी तो वहां पर हुआ भी हुआ होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी हायर किए गए होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का था या एनडीए का था, इसलिए किसी ने कुछ बोला नहीं। अब ये पहला ऐसा राज्य आया है जहां पर ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया है, तो ये तो एक और तरीके की वोट चोरी का साधन बन गया है कि आप बाहर से आउटसोर्स करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स अपने मुताबिक। देखिए नीलू जी, जो महाराष्ट्र में हुआ हमने देख ही लिया ना। ऐसे जैसे वोट बने, जैसे झूठे बने, जैसे कटे गए, तो पता ही चल गया ना। राहुल गांधी ने तो एक्सपोज ही कर दिया ना उनको कि कैसे के घर से बने हुए हैं, वहां तो बंदे ही नहीं है। तो जो बनाने वाला है कहीं बाहर से ही बना रहा है। पहले वो ये करते थे एसआईआर में। हमें थोड़ा सा मेरा आपसे इसमें है कि ये इन्होंने एसआईआर शुरू ही इसलिए की है कि जो रूटीन में जितनी ठगी चोरी कर सकते थे, जितनी धांधली कर सकते थे, जितने जो मनमर्जी के वोट शामिल कर सकते थे और मनमर्जी से विपक्षी दलों के काट सकते थे, उससे इनका काम नहीं चल रहा था, क्योंकि जनता इनके खिलाफ है। तो अब वो चाहते हैं कि बड़ा घपला किया जाओ, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, प्राइवेट एजेंसी का। तो मेरे को ऐसे लगता है कि एसआईआर इन्होंने बिहार में, तो आपकी बात है सही, मैं मानने को तैयार हूं, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है कि बिहार में ऐसा किया इन्होंने। लेकिन वो सामने इसलिए नहीं आया
क्योंकि बीएलओ भी वहां बहुत ज्यादा लगाए हुए थे और फटाफट कर रहे थे। तो 1 महीने में इतनी धांधली, वैसे ही मुझको तो बीएलओ की धांधली सामने आ गई वहां तो। बीएलओ ने फार्म ही नहीं भरे, ऐसे ही नहीं फार्म दिए। अब इन्होंने यहाँ नया तरीका मेरे हिसाब से ये बंगाल में शुरू किया है, अभी बाकियों में भी करेंगे, ऐसा नहीं है, आपकी बात सही है। जो बीजेपी राज्य है, शास्त्र राज्य है, वो तो बोलेंगे नहीं, वो तो बोलेंगे सारे कर दो चाहे। लेकिन ममता बनर्जी बोलेगी, कहीं स्टालिन बोलेगा, कहीं केरला वाले बोलेंगे, कुछ तो लोग बोलेंगे ना। तो अब क्या है, नहीं तो विपक्षी दलों को बोलना चाहिए। ये है कि एक तो आपने प्राइवेट एजेंसी हायर कर ली, दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी प्राइवेट ले लिए। जब सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स आप लेंगे, वो तो प्रोग्रामिंग करके होना सब कुछ हो, उसमें तो कुछ भी धांधली करेंगे। यही तो हम ईवीएम के बारे में बोलते हैं कि जब हुँ, आप एसएलयू सिंबल लोडिंग यूनिट को लोड करते हैं, तो आप उसका माइक्रो प्रोसेसर बताते नहीं है। सिंबल लोडिंग यूनिट तो आप पहले ही नष्ट कर देते थे, आप 45 दिन रखना है, लेकिन देते तो है नहीं। और वीवीपैट की पर्ची उससे चेक नहीं करवाते। सो ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा दानव है, जो दानव असली वोट को खा रहा है, जन के मनुष्य को खा रहा है, दानव को जन्म दे रहा है। ये दानव वोटें बनाएगा, मनुष्य की वोटें काटेगा जो यहाँ के हैं। और उसका जो दानव की जो है उसका मालक, जिस उसकी चाबी गणेश कुमार के हाथ में है। एक तो ये है। दूसरा, जो बड़ी बिल्डिंगें हैं उनमें वो हमारी चुनाव प्रक्रिया के वोट बनाने की प्रक्रिया से भी विपरीत है। उसमें सरकारी लोग जो हैं उन्होंने ही बनाना है, बाकी तो केवल हेल्प के लिए लेना है। इन्होंने इतने ज्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर लिए हैं, उनको बोलेंगे अपना फार्म भर दो, तो उसमें एक और बड़ी गड़बड़ होगी। हम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, पहले ही इन्होंने प्राइवेटाइज करके बड़े वो पार्टियों के पास ही हो। अभी तो प्राइवेट कारपोरेट को दे रहे हैं, क्योंकि जो इनको 1000 बंदा देगा, वो तो कारपोरेट ही देगा ना, कॉमन कोई एजेंसी तो दे नहीं सकती। 50 वो सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट भी देगा। सो इस रूप में एक तो ये आउटसोर्स, केवल ये आउटसोर्स नहीं है, आउटसोर्स का जो आपने बताया भी, ममता दीदी ने सही बोला कि भाई आप पहली बात तो ये ऊपर से कहने की क्या जरूरत है। भाई जो मुख्य चुनाव अधिकारी है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, उसको जिला जो मुख्यालय है उनको कहने की क्या जरूरत है। जिला मुख्यालय अपने आप देख लेंगे क्या कौन लेना है कौन नहीं लेना। उसके आगे जिला मुख्यालय को अगर जरूरत होती है, सदा ही वो क्या करते हैं, पहले बात तो उनके पास हैं लोग, इतने सक्षम हैं। दूसरा ये है कि अगर उनको जरूरत है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं, डेली वेज पे ले लेते हैं। डीसी रेट्स हर स्टेट में, देश देश के हर राज्य में जो लेकिन ये डीसी है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को इंडक्ट करना और वो भी हाँ, ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स में, ये क्या आपको लग रहा है कि ये भी एक हथियार है वोट चोरी का, जिससे कि वो अपने हिसाब से चीजें करवा रहे हैं? नहीं, हथियार ही उसका है, ये कोई एंट्री काम के लिए नहीं है। आप तो ये बिल्कुल। सोचते हैं कि एक हथियार है लेकिन काम भी है, मेरे को ऐसे लग रहा है। ये हाँ, एक काम के लिए नहीं है, ये हाँ। केवल चोरी के लिए, क्योंकि काम तो वैसे भी हो सकता है। तो मतलब वोट ये चोरी हमने के लिए पहले भी देखा है। 1000 हाँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स लाने का पूरा प्लान है। अब ये अमित मालविया का ट्वीट आया है, जो बीजेपी आईटी सेल जी, के इसी चिट्ठी पर जी। उनका ये ट्वीट है, पढ़ देते हैं। While the हम्म, CEC decides whether and when to respond to your screaming letters, you may first want to clarify the following. अब देखिए क्या-क्या पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किया है। It is जी, astonishing that you are objecting to an RFP being issued for engaging DEOs. It is widely known that one of your politically contracted agencies has penetrated multiple government bodies, sits in official meetings, and routinely meddles in the administrative decisions. There are even allegations that members of this very agency were quietly appointed as DEOs and BSK staff. इसके आगे थोड़ा सा करिएगा। हाँ, अब दूसरे पेज पर, सो बिफोर पॉइंटिंग फिंगर्स प्लीज मेक पब्लिक द प्रोसेस you use to select the DEOs and BSK operators. If the CEO has issued an RFP today, he has done so exactly as per your own financial rules. You have no business screaming at him for following procedures created to ensure fairness and equal opportunity, principles you have never demonstrated any respect for. For the record, Bihar appointed DEOs through this exact mechanism, and other states are doing the same. So spare us the manufactured outrage. अब अमित मालविया का कहना है कि ये मैन्युफैक्चर्ड गुस्सा है और ये आप ही के बनाए हुए रूल्स हैं, जिसके तहत ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हायर किया जा रहा है। एक तरीके से वो गलत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि
आप ही ने तो किया था, आप ही ने उस एजेंसी का इस्तेमाल किया। ये जो अमित मालविया अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कौन सही है? अमित मालविया सही है या ममता बनर्जी जो अड़ी हुई हैं कि हम इस प्रोसेस को अलाउ नहीं करेंगे, वो सही है? इसमें गलत कौन, सही कौन? जी, डॉक्टर गर। देखिए नीलू जी, अमित मालविया जी को क्यों जवाब लेटर किसको लिखी है? ममता बनर्जी सीएम है, ममता ज्ञानेश बनर्जी के पार्टी के लीडर कुमार। हैं, उन्होंने हाँ, गणेश कुमार को लेटर लिखा है। तो ये अमित मालविया कहाँ से आ गया बीच में? अमित मालविया, इसका मतलब है अमित मालविया को इसमें दर्द हुआ है, पेन हुआ है कि यार जो ठगी मारनी थी वो तो होनी। जब भी गणेश कुमार पे कोई भी बात हम करें, आप करें, हम करें, कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, तो ये बीजेपी आगे आती है। बीजेपी क्यों आती है? बीजेपी उसकी ढाल क्यों बनती है? बीजेपी इसलिए आगे आती है कि बीजेपी से वो हैंड इनकलाब है, वो मिला हुआ है, घी घी खिचड़ी है, घी खिचड़ी होके वो उसका पूरे का पूरा तंत्र बना रहा है। तो इसलिए उसको वो तो अकेला है, उसके पे तो अटैक हो सकता है शब्दों में। लेकिन ये अमित मालविया, इनका आईटी सेल, बीजेपी पार्टी बतौर पार्टी वो हमला करते हैं। इसी से तो पता चलता है कि वो मिले हुए हैं अंपायर से। सो अमित मालविया का ये लेटर जो है वो ममता बनर्जी को बोल रहा है, उसको चाहिए था कि गणेश कुमार अपने आप जवाब दे ना दे, क्या करता है क्या नहीं करता। अमित मालविया तो इसमें काम ही नहीं है। अमित मालविया को कहां से काम आ गया? अगर वो एक पार्टी के रूप में बोलता है, पार्टी के रूप में क्या ये ऑब्जेक्शन नहीं करते? ऑब्जेक्शन किसके पास किया है? चुनाव आयोग के पास। किसने किया है? एक पार्टी के लीडर ने, कार्यकर्ता, वो खुद सीएम भी है वहीं की। तो उसमें अगर उसने गलत किया है, मान लेते हैं अमित मालविया की बात हम दो पल के लिए ये मान लेते हैं कि ममता दीदी ने जो वहां अपॉइंट किए डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो अपनी पार्टी से कर दिए या किसी उससे कर दिए अपने जो है संस्थान से, जो उनका प्राइवेट या किसी से इनका हो, ये हम मान लेते हैं दो दो मिनट के लिए। लेकिन उसकी सरकार है ना, उसने कर दिए। तो अमित मालविया उससे पहले बोलता कि ये आपने ये किया, अखबारों में जाता। बिल्कुल। क्यों नहीं गया? अमित मालविया ऐसे पॉलिटिकल पार्टी रोक सकता था, लेकिन पहले बोलता। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अमित मालविया ने उस बहाने से, मैं पहले भी बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं कि चुनाव चोरी करने के लिए इन्होंने बहाना बनाया। जैसे बिहार में बूथ बढ़ाए, अमित मालविया उसका जवाब दे सकते हैं कि 13,000 बूथ, 13,500 क्यों बढ़ाए? रेलवे में कैसे लोग गए? अगर दूसरा बोलेगा फिर बोलेंगे नहीं जी, ममता बनर्जी भी कभी रेलवे मंत्री रही है, नीतीश भी रेलवे मंत्री रहे हैं। अब किस किस को मानेंगे? लालू जी भी रेलवे मंत्री रहे हैं, रेलवे ने भेजे हैं। 6,000 तो आपने ही दिखाया था, वो उनका जो अपना कबीर था कपिल सिब्बल जी का। तो इस रूप में जब हम देखते हैं कि बीजेपी, उनका आईटी सेल, अमित मालविया जी माननीय, वो रिएक्ट करते हैं चुनाव आयोग के पक्ष में, जबकि उनको रिएक्ट करना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। पॉलिटिकल पार्टी के रूप में तो तब करेंगे ना जब उनको पहले कोई भान होगा, कोई गड़बड़ होगी, कोई लगेगा। अब वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में तो कर नहीं रहे, वो तो गणेश कुमार का मदद कर रहे हैं। सो जब गणेश कुमार का, हमारे एक और भी लोग हैं, वो जब भी हर चुनाव में पहले वो बोलते हैं आंधी आ रही है, जीत जाएंगे। उन्होंने हरियाणा में भी ऐसे ही बोला, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही बोला, और ये यहाँ इसमें बिहार में भी बोला। उसके बाद उनका बड़ा एनालिसिस छपता है कि जी हरियाणा में तो लड़ते थे अपने आप में, बिहार में भी वो उनका ठीक नहीं था, अब वो बिहार में उसको तेजस्वी को पहले क्यों नहीं बनाया, और महाराष्ट्र में भी ऐसे ही बना दिया। क्योंकि बिल्कुल। जिसको कहानी बनानी आती है, और वो बड़े 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 प्रबुद्ध लोग हैं जो ऐसे बनाते हैं, और बीजेपी के साथ भी नहीं है। जो बीजेपी के साथ भी ना हो और बातें भी बना सकते हो, वो भी यूज हो रहे हैं। नहीं तो जब उनसे भी इनका काम नहीं चलता, मैं जो आ रहा हूँ उनसे भी जब काम नहीं चलता, वो दुहाई देते रहते हैं कि चुनाव जो पे लांछन नहीं लगाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। फिर इन्होंने 270 लोगों को खड़ा किया, 272 लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, कि भाई ईसी पे मत अटैक करो, ईसी पे इज्जत रहनी चाहिए। अब उससे भी नहीं काम चला। अब अमित मालविया जी खुद मैदान में आए हैं। ये 3 स्टेप हैं, आप ध्यान से देखोगे। पहले कहीं सिफारिश करते हैं कि नहीं जी, इसमें तो विश्वास रहना चाहिए, चुनाव आयोग तो बहुत अच्छा होता है, कहीं गलतियां हैं, ठीक है, गलती माफ नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। उसके आगे 270 लोग आ जाते हैं, जब वो पूरे का पूरा सब उनका पाज उगड़ जाता है। तो उसके बाद जब 270 लोगों का भी पाज उगड़ जाता है, तो फिर
आईटी सेल बीजेपी का आगे आ जाता है और उसके चीफ बोलते हैं। बोलते किसको है? गणेश कुमार के पक्ष में। ममता बनर्जी को एक राइट है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए मुख्यमंत्री, नंबर दैट। ऐसे तो कल को ये भी बोलेंगे कि भाई फिर तो सरकार ही तोड़ देनी चाहिए, कि सरकार तोड़ो जी, ये तो वहां पक्ष इनके अपने क्या। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि नीतीश की सरकार थी उसने हेराफेरी कर ली, अब ममता को भी हेराफेरी करने का अधिकार है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं अगर सरकारों में राज्य सरकार कोई गड़बड़ कर रही है तो पॉलिटिकल पार्टियों को स्टैंड लेना चाहिए, या तो फिर इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। जब आप अपने तरीके से करते हैं, इलेक्शन कमीशन तो मिला हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन से एक सवाल कर रहा हूं, क्योंकि अमित मालवीय जी ने तो उतने साल उतने बसंत नहीं देखे जितने बसंत मैंने देखे हैं। ना ही अमित मालवीय जी ने उतने चुनाव देखे हैं जितने मैंने देखे हैं। ना ही अमित मालवीय जी ने उतने में पार्टिसिपेट किया। मैंने इतने अच्छे अच्छे चुनाव देखे हैं, गांव में जाके वोट डलता था लेकिन हेरा फेरी नहीं होती थी। कहीं गुंडा कोई बदमाश बूथ कैप्चर कर लेता था कभी कभी, लेकिन ये नहीं था कि पूरे के पूरे नोट ही झूठे हों, पूरे को पूरा तालाब ही पानी से भरा हो दूध की बजाय। अब ये करना शुरू कर दिया। दूसरा, जो अमित मालवीय जी बोल रहे हैं, जो चुनाव की इतनी बड़ी बड़ी धांधली होती है वो तो उनको नजर नहीं आती है। अभी बिहार का चुनाव हुआ है, आपने बात की, 5-6 लाख तो 1 करोड़ 7 करोड़ 41 लाख SIR के बाद वोट बोल दिया इन्होंने कि 7 करोड़ 41 लाख है, जो दूसरा है, बाकी सर्विस वोटर है 1 करोड़ 1 लाख और समथिंग, तो 7 करोड़ 43 लाख बोला। 7 करोड़ 41 लाख की बजाय जो ईवीएम में वोट डाला वो कितने से डाला? 7 करोड़ 45 लाख से। और वो 7 करोड़ 45 लाख में जो थर्ड जेंडर है वो शामिल नहीं है, उसमें जो सर्विस वोटर है वो शामिल नहीं है, वो भी 1 लाख 1.5 लाख निकाल दो। सो अब वो 5-6 लाख तो ऐसे ही बढ़ गया। फिर जितना उन्होंने बोला बढ़ा बढ़ा के 2-3 दफा बढ़ा के भी, उसके बाद भी वो वोट उतना नहीं निकला जितना ही है। उसका तो अमित मालवीय जी को भी चिंता नहीं, क्योंकि इनके इतनी सीटें जीती हैं। सो अब मैं जो अपनी बात को इस रूप में लेकर जाना चाहता हूं कि एक तो पहले चुनाव आयोग का ये दायित्व है, चुनाव आयोग हमारे देश के संविधान को, हमारे देश की चुनाव प्रणाली को, वो खुद ही इसको विष दे रहा है। मैं यूज कर रहा हूं मजबूर होके, विष दे रहा है, ये इसका कत्ल कर रहा है हमारी चुनाव प्रणाली का। एक तो ये है, और ये चुनाव आयोग कर रहा है। अमित मालवीय जी कुछ भी बोले उसका मेरे को उतना बड़ी बात नहीं है जितना मेरा सवाल है चुनाव आयोग पे। दूसरा दूसरा ये है कि हमारे पास इतनी बड़ी मशीनरी है, हम तो बाढ़ आ जाती है तब भी कोई प्राइवेट दान करने वाले, जो सेवा करने वाले जाए तो दूसरी बात है, नहीं तो सरकार करती है सारा काम। इतने बड़े बड़े इम्तिहान होते हैं, सरकार ही करती है ना, उसमें धांधली भी होती है, गड़बड़ भी होती है। अब पुलिस इतना प्रबंध करती है तो कल को ये क्या करेंगे? अभी तो ये लगाया ना इन्होंने ये क्या नाम है, जीविका दीदी, चुनाव के लिए एजेंट पार्टियों के, फिर BLA, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर जो एक्सपर्ट हैं IT एक्सपर्ट यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी तो ये लगाए हैं। कल को क्या लगाएंगे? कल को ये लगाएंगे जो सिक्योरिटी फोर्स है, वो सिक्योरिटी फोर्स भी वहां प्राइवेट होगी, वो किसी को घुसने ही नहीं देगा, डंडे से पीटेगा। तो ये सब कुछ प्राइवेट, और वो प्राइवेट इतनी सिक्योरिटी फोर्स कौन देगा? अंबानी अडानी, कारपोरेट देगा। सो ये अमित मालवीय जी तो कारपोरेट को सारा चुनाव, चुनाव का तो नाम ही है, अभी इन्होंने बोल दिया हम 50 साल राज करना है। 50 साल राज, ये जितना भी जोर लगा लें, ईमानदारी से अगर वोट पड़ेगा, थोड़ा बहुत हेरा फेरी जो होती है जितनी चलती रहती थी उतनी कर भी लें, ये जीत नहीं सकते, जोर लगा लें। ये जीतते ही हेरा फेरी से हैं। अभी आपने दिखाया, नहीं, देखिए। तो इसका मतलब ये जो मैं हेरा-फेरी है, जो डेटा एंट्री हाँ, ऑपरेटर्स को लाकर और 50 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाकर, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स लाकर, ये क्या अब धांधलेबाज़ी ममता बनर्जी ने बहुत सही समय पर पकड़ ली और अब क्या ज्ञानेश कुमार की वहाँ पर नहीं चल पाएगी? ज्ञानेश कुमार और मोदी जी की या शाह साहब की पश्चिम बंगाल में तो लगता है नहीं चल पाएगी। नहीं, नीलू जी ऐसा नहीं है, आपका विशफुल थिंकिंग है, मेरी भी विशफुल थिंकिंग है। एक तो समय पे तो पकड़ ली, ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा, ममता बनर्जी जी ने केवल पकड़ी नहीं, रिएक्ट भी कर दिया, प्रतिक्रिया भी दे दी, ये भी आपकी बात ठीक है।
तीसरा आपकी बात ये भी ठीक है, इस सीमा तक कि संभावना है कि गणेश कुमार का जो गला पकड़ा गया, अभी पूरा तो नहीं पकड़ेगा, चिट्ठी लिखी है ना, तो इसीलिए बचाव वाले आ गए, और अभी मतलब गला पकड़ेंगे। ममता बनर्जी ने आज गणेश कुमार का गला ज़रूर पकड़ लिया वोट चोरी के लिए। हाँ, पकड़ लिया, इसीलिए तो बचा के भी है ये जो है अमित बिल्कुल, मालविया। तो हुँ, अब उस गला पकड़ने के बाद उसको ठीक करवा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, कितना ठीक करवा सकते हैं, ये समय बताएगा। करवा ठीक तो करना पड़ेगा, पूरी की पूरी बिल्कुल, धांधली नहीं कर पाएगा। पहली बिल्कुल, सो इस बात में, इतने पक्ष में मैं आपकी बात को मानता हूँ कि ममता बनर्जी ने सही समय पर उसको पकड़ के, प्रतिक्रिया दिखा के ये साबित कर दिया कि एक तो मैं जाग रही हूँ, हुँ, दूसरा मैं केवल जाग नहीं रही, मैं कर भी सकती हूँ। बिल्कुल, तीसरा है बिल्कुल। मैं करूँगी। चौथा है आपको इतनी धांधली। मैं एक छोटी-सी उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ, बहुत हम संक्षेप में अगर बहुत संक्षेप में एक ही समय है एक ही बहुत। लाइन में तो हाँ, हम करते हम लोगों को बोला, देखिए जो ठगी करने वाला है ना, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसको वार्निंग मान लो, इसको विनती मान लो, इसको धमकी मान लो। हमारे पास ताकत की शक्ति भी है, हम उसको यूज़ करना भी जानते हैं और करेंगे भी। तो ममता बनर्जी ने यही किया है कि उसके पास शक्ति भी है, उसने यूज़ भी किया है और वो करेगी भी। तो इसमें एक फ़ायदा होगा कि बाकी राज्यों को भी पता चल जाएगा कि भई भले ही बिल्कुल, हम बिल्कुल। विरोध में हों, विपक्ष में हों, तब भी हमें हाँ, बोलना होगा। ममता बनर्जी ने एक नया, जैसे राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का नया मील पत्थर गाड़ दिया, नया एक आयाम बना दिया, उसी रूप में मैं तो कहने वाला हूँ कि ममता दीदी ने भी एक नया तरीका लोगों के सामने पेश कर दिया। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।